नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। चलिए शुरू करते हैं आज का द इकोनॉमिक टाइम्स एडिटोरियल डिस्कशन और शुरू करते हैं आज के स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। तो आज का जो आर्टिकल है वो यहाँ पर बता रहा है कि क्या फ़र्क है लस्ट और लव के बीच में। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स ली गई हैं रामायण से, महाभारत से। तो बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिकल है और बहुत ही अच्छा जो है सीखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं दशहरा की, जो कि अभी 25 अक्टूबर को आएगा। ओके, तो यहाँ पर दशहरा प्रतीक है कि श्री रामचंद्र ने जो है जीत हासिल की थी रावण के ऊपर। और जो दशहरा जो है साथ ही साथ जब नवरात्र के 9 दिन ख़त्म होते हैं तो उसके एंड में भी ये एक फेस्टिवल जो है रेस होता है। तो यहाँ पर रावण के जो टावर होते हैं वो लगाए जाते हैं। ओके, एज एन इविल सिंबल उसको माना जाता है। बाद में दशहरे के शाम के समय जो है इसको आग के हवाले कर दिया जाता है। ओके, तो तब जो है यहाँ पर जो रामलीला चलती है तो उसका जो एंड सीन जो है यहाँ पर खेले जाते हैं। तो यहाँ पर लव और लस्ट, तो पहली बात तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है दोनों चीज़ों में। जो बच्चे हैं ख़ास तौर पर, तो बच्चों के अंदर ये चीज़ होती है, वो लस्ट को ही लव समझ बैठते हैं। तो उसका रीज़न ये होता है क्योंकि उन्होंने जो भी चीज़ सीखा होता है ना, तो वो हमारे जो आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है, जो माहौल होता है, जो बाहर वो चीज़ें देखते हैं ना, तो उन्हीं से सीखते हैं। ख़ास तौर पे जो बड़े होते हैं उन्हीं से वो सीखते हैं। और जो टेलीविज़न्स हैं, तो जहाँ जो चैनल्स हैं उनके थ्रू जो वो सीखते हैं, तो उनको यही लगता है कि जो बड़े कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो बच्चे वही चीज़ सीख लेते हैं। जब वो बड़े होते हैं तो फिर उनसे दूसरे बच्चे सीखते हैं। ओके, तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस चली होती है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि कोई भी इसके ऊपर सोचता नहीं कि जो यहाँ पर हम काम कर रहे हैं क्या वो सही है। ओके, तो यहाँ पर जो है ना लव को लस्ट के रूप में ज़रा लिया जाता है, तभी जो है ज़्यादा परेशानियाँ जो है संसार में रहती हैं। तो यहाँ पर जो रावण को रिप्रेजेंट किया गया है लस्ट के साथ। ओके, तो यहाँ पर भगवद गीता में भी जो कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन को कि जो लस्ट है ना, वो एक ऐसी चीज़ है कि जब आप इसके कांटेक्ट में आ जाते हो, ओके, तो आपको ये मटेरियलिस्टिक दुनिया में ले जाती है। फिर जब आप मटेरियलिस्टिक दुनिया में जाते हो तो लस्ट से वह सीधे जो है ना आपको ये क्रोध में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो भी इंसान लस्ट से भरा होता है ना, उसके अंदर क्रोध भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो अंधा हो जाता है, उसको समझ नहीं आती कि वो क्या कर रहा है। और हालांकि वो क्रोध के नशे में बहुत कुछ गलत कर रहा होता है, डिस्क्रिमिनेशन कर रहा होता है। ओके, तो उसको समझ नहीं आती। तो ये जो है यहाँ पर बात बोली गई है अर्जुन को कि ये जो है एक सिंबल है सिन का, पाप का सिंबल है। तो इससे बच के चलना है। तो कैसे बचेंगे? जो हमारी सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं, उनको कंट्रोल में रखो। ओके, तो वहाँ पर कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? सेल्फ रियलाइजेशन की तरह, सेल्फ रियलाइजेशन जब होगी तो तब यहाँ इस पर कंट्रोल हो जाएगा। जब इससे भी बढ़िया चीज़ आपके अंदर जो है अनुभूति होगी आपके अंदर ही, तो फिर ये चीज़ें आपके आसपास आएंगी ही नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो ये चीज़ एक तरह की फाउंडेशन है हमारी लाइफ की। ओके, तो ये छोटी छोटी बातों में अगर समझ होगी तो बहुत ही आगे जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर डिस्कशन बहुत ज़रूरी है स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल्स की। ओके, तो आगे तो हमने पढ़ना ही है, लेकिन अगर हमारे फाउंडेशन ही ख़राब होगी, ओके, तो फाउंडेशन ही ख़राब होगी तो आगे बढ़ के क्या करेंगे? जब ऑफिसर बन जाएंगे, ऑफिसर बनने के बाद फिर दोबारा से अगर नेगेटिव क्वालिटीज उभरना शुरू हो गई, ओके, तो क्योंकि उस समय जो है स्टडी से बंदा पूरा अनटच हो जाता है, तो उस समय अगर नेगेटिव क्वालिटीज बढ़नी शुरू हो गई तो फिर क्या करोगे? ओके, तो इसीलिए हमारी फाउंडेशन जो है ना उसको मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है। और डेली जो अच्छी स्टोरी है उसको ज़रूर डिस्कस करें, सुने, समझें और दूसरे को भी सुनाएं। सो अक्सर जो लोग हैं मिस्टेक कर जाते हैं लव और लस्ट के बीच में। जो लव होता है वो सेल्फलेस होता है, लस्ट एक सेल्फिश होता है। लव स्पिरिचुअल होता है, लस्ट एक फिजिकल होता है। ओके, फिजिकल रूप में ये चीज़ आपको मिलती है। लव विल डीपली मॉडिफाई अस वाइल लस्ट विल एगिटेट अस। ओके, सो यहाँ पर इफ वन कैनॉट कम्प्लीटली अवॉइड सेक्सुअल रिलेशंस, वन मस्ट रेगुलेट इट इन ए पॉजिटिव वे। तो कैसे रेगुलेट करें इनको? तो जो रियल हैप्पीनेस है ना, तो वो तभी आएगी जब अपनी सेंसेस को कंट्रोल करेंगे, इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे, इंद्रियों को अपने वश में रखेंगे, ना कि आप खुद इंद्रियों के वश में हो जाएंगे। तो ज़्यादातर दुनिया जो है ना इंद्रियों के वश में है। ओके, जिसको हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बोलते हैं। तो इनको अपने वश में करना है तो वे प्रैक्टिस से हो सकता है। बहुत सारे जो महापुरुष है वो करते हैं, करके गए हैं, हमें समझा कर भी गए हैं, तो हम भी कर सकते हैं। आगे बढ़ो। ओके, सब कुछ मुमकिन है।
तो यहाँ पर जो लस्ट है इसको सब्लिमेट किया जा सकता है, ना कि सप्रेस। इसको अगर आप सप्रेस करने की कोशिश करोगे फिर उठ के खड़ी हो जाएगी। तो सब्लिमेट मतलब ये साथ साथ ये चीज़ें दुनिया में सब चलता है, लेकिन इसको टैकल करके चलना है अच्छे से। तो वो तभी होगा जब इंद्रियों को हम कंट्रोल करेंगे, क्योंकि ये बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स में जो सेंसेस हैं, तो ये दुनिया में सब चीज़ें यहाँ पर चलती हैं तो इम्पैक्ट डालती हैं हमारे ऊपर। ओके, तो इट इज़ ट्रांसफॉर्म इनटू डिवाइन लव गिविंग अस इनएग्जॉस्टिबल जॉय एंड द चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स ऑफ गॉड हेल्प्स अस सब्लिमेट लस्ट। तो परमात्मा का नाम जब हम जपते हैं तो ये हमारी मदद करती है कि इसको सब्लिमेट कर सके। तो ये था स्पीकिंग ट्री का आर्टिकल। आई होप आपको अच्छा लगा है। चलिए फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो अभी यहाँ पर बात की गई है एयर क्वालिटी के बारे में। तो यहाँ पर बहुत बड़े एफर्ट की ज़रूरत है अगर इसको सही करना है। तो अगर इंडिया की बात करें तो एयर क्वालिटी बहुत ही पुअर है। अभी जो लेटेस्ट एयर रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से यहाँ पर जो है 1.6 मिलियन डेथ जो है ये ख़राब हेल्थ की वजह से होती है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है ख़राब एयर। ओके, बहुत ही पुअर क्वालिटी है इंडिया में। ओके, और ये जो है हमारी हेल्थ भी ख़राब करेगी, और जब हेल्थ ख़राब होगी ओके तो वर्कर्स काम पे जा नहीं पाएंगे, तो इकॉनमी ख़राब हो जाएगी, इकॉनमी में डैमेज होगा। तो जितने भी तरह की जैसे बीमारियां हैं, हेल्थ इशू जैसे दिल की बीमारियां होती है, तो इसको यहाँ से बढ़ावा मिलता है। कोविड-19 तो एक साइड है ही है, साथ ही साथ ये भी जो है एक एडिशनल बर्डन बन चुका है हमारी हेल्थ के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर ये भी बात बोली गई कि ये कोई नई चीज़ तो है नहीं। ओके, हर बार रिपोर्ट आती है, हर बार जो है यहाँ पर दिक्कतें होती हैं, हर बार जो है एयर क्वालिटी पुअर होती है। खास तौर पे अगर दिल्ली की बात करें, अभी दिवाली आएगी, दिवाली के बाद अगले दिन का जब एयर क्वालिटी इंडेक्स नापा जाएगा ना तो फिर वहाँ पता चलेगा कि मतलब कितनी पुअर क्वालिटी है। ओके, तो यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन होने जा रहे हैं वहाँ पर अमेरिका में। तो वहाँ पर जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, ओके, तो वो जो है ना अपनी प्रेसिडेंशियल डिबेट्स में जब उनके ऊपर क्वेश्चन किया जाता है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, तो वो इंडिया की एग्जांपल देख रहे हैं कि लुक एट इंडिया अलॉन्ग विद चाइना एंड रशिया, वहाँ देखो क्या एयर क्वालिटी है। ओके, तो उसके हिसाब से तो मेरे यहाँ पर तो बहुत बेहतर है। ओके, तो यहाँ पर जो इम्पैक्ट है पुअर एयर क्वालिटी के बहुत ख़राब है। ओके, तो यहाँ पर अभी समय आ गया कि एक अच्छा सोल्यूशन, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन यहाँ पर हम जो है लेकर आएँ। सो आगे ये चीज़ समझाई गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बहुत काम किया है, यहाँ पर स्टेप्स लिए हैं कि एयर क्वालिटी को सही किया जाए। तो यहाँ पर जो इमरजेंसी रिस्पांस यहाँ पर दिया था, तो यहाँ पर एक नेशनल क्लीन एयर प्लान बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो इसके जो गोल्स थे बिल्कुल क्लियर थे। यहाँ पर फाइनेंशियल एलोकेशंस भी की गई थी और कोलैबोरेटिव एफर्ट किया गया था बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ओके, एंड सिटीज़ विद हाई पोल्यूशन लेवल्स। तो यहाँ पर इन तीनों के बीच में कोलैबोरेशन था कि जहाँ पर भी एयर क्वालिटी ज़्यादा ख़राब है जिन शहरों में, उनके ऊपर जो है सबसे पहले फोकस करके इसको सही किया जाए। तो आगे ऑथर कह रहे हैं जो NCAP है ये कोई परफेक्ट नहीं है, पर अच्छी शुरुआत हम कह सकते हैं। और भी बढ़िया यहाँ पर कर सकते हैं अगर हम जो थर्मल पावर स्टेशन है वहाँ पर कुछ स्ट्रिक्ट एमिशन नॉर्म्स लगाएं कि जो वहाँ से जो एयर पोल्यूशन निकलता है उसके ऊपर पाबंदी लगे, कम किया जाए वहाँ पर। तो यहाँ पर रियल रीज़न है कि क्यों प्रोग्रेस में कमी है, तो सबसे बड़ा रीज़न है जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनका जो ऑपरेशनल लेवल है वो सही ढंग से काम नहीं कर रही है, खास तौर पे एनवायरनमेंट के ऊपर। ओके, जो ये अप्रोच लगा रही है वो सीजनल है, मतलब अगर किसी सीज़न में जैसे यहाँ पर स्टबल बर्निंग होती है, ओके, तो एक सीज़न के अकॉर्डिंग होती है, तो तब बोल दिया जाता है जो नॉर्दर्न रीजन है, ठीक है, तो वहाँ से जो है दिल्ली के ऊपर जो है इम्पैक्ट पड़ रहा है। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने ये साफ कर दिया है कि जो भी एयर क्वालिटी जितनी भी ख़राब है दिल्ली में, उसमें से जो 95% जो कारण है वो लोकल एफर्ट्स हैं, ओके, लोकल फैक्टर्स हैं दिल्ली के। ओके, तो वहाँ पर पोल्यूशन जो हो रहा है वहाँ पर लोकल फैक्टर्स के रीज़न 90% है और सिर्फ 4% है जो स्टबल बर्निंग से जो यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता है दिल्ली में पोल्यूशन पे। तो लोकल फैक्टर्स में हर एक तरह का पोल्यूशन आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई सीवरेज का कोई लीकेज है, उसके अलावा जो व्हीकल्स चलते हैं उनका जो कंबस्चन निकलता है, जो गैसेस निकलती हैं। ओके, तो इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है वहाँ पर, ओके, तो ये सब चीज़ें मिलाकर वहाँ पर जो इम्पैक्ट होता है पोल्यूशन का। सो आगे बात की गई है कि जो अनविलिंगनेस है एड्रेस करने की पोल्यूशन प्रॉब्लम को, ये भी एक जो है सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है जिसके ऊपर जो है यहाँ पर कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स की ओर से और पब्लिक की ओर से भी।
तो यहाँ पर सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे जो है कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिल्ली की सरकार ने स्मोक टावर्स जो हैं वो लगाए हैं, और साथ ही साथ एक कैंपेन चलाई है कि शट ऑफ इंजन्स एट रेड लाइट्स। ओके, तो ये भी अच्छी कैंपेन है कि अगर रेड लाइट्स आती है तो अपने कार्स या बाइक्स के इंजन बंद कर दो, लेकिन इससे कोई ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। ओके, रियली इफेक्टिव ये नहीं है कि अगर हम चाहते हैं कि एयर क्वालिटी को जो है अच्छे से जो है सही किया जाए। और साथ ही साथ अगर हम ब्लेम कर रहे हैं क्रॉप रेजिड्यू को कि उस जो वहाँ पर आग लगाई जाती है नॉर्दर्न इंडिया में, उसकी वजह से जो है सिटी की एयर क्वालिटी ख़राब होती है, तो ये भी आपको हेल्प नहीं करेगी ये चीज़, क्योंकि ये जो भी बातें होती हैं सीजनल होती हैं, किसी एक सीज़न में होता है, तो बाकी सारा साल फिर क्यों वहाँ पर जो है एयर क्वालिटी ख़राब रहती है। ओके, तो यहाँ पर जो क्रॉप बर्निंग अकाउंट्स है वो सिर्फ 10% होता है पोल्यूशन का। तो यहाँ पर जो भी हमें काम करना है सही ढंग से डिसीजन लेके एक्टिवली जो है एक्टिंग जो अप्रोच जो है हमें यहाँ पर करनी है कि पोल्यूशन को है उसका सोर्स निकाला जाए, कहाँ से हो रहा है। ओके, वो सोर्स को हम टैकल करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, तो पोल्यूशन जो है खुद ही कंट्रोल में आ जाएगा। तो यहाँ पर एक अच्छी इम्प्रूव पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमें जो है प्रोवाइड करनी चाहिए, खासतौर पर ऐसे शहर जहाँ पर पोल्यूशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर तो जो पब्लिक है उसको खुद सोचना चाहिए कि हमारे शहर में अगर पोल्यूशन प्रॉब्लम ज़्यादा है तो हम अपने जो व्हीकल्स है वो घर पे ही रखें, और कोशिश करें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसी को यूज़ करें, चाहे मेट्रोज़ हैं या फिर जो सरकारी बसेस हैं उनको यूज़ करें। तो इससे जो है व्हीकल एमिशन रिड्यूस होगा। बेटर प्लानिंग करेंगे, ग्रीन कवर ज़्यादा करेंगे, मतलब ज़्यादा प्लांटेशंस करेंगे, उससे भी जो है डस्ट कम होगी। ओके, और जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है वहाँ पर से भी बहुत डस्ट उठती है, बहुत बड़े पैमाने पर जो है पोल्यूशन फैलता है। तो वहाँ पर अच्छी रेगुलेशन दो कि कंस्ट्रक्शन का काम आप कैसे करोगे, गाइडलाइंस के जो है अंदर आप सही ढंग से काम कर सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉर्म्स। तो जो भी आप नॉर्म्स बनाओ उनको इम्प्लीमेंट अच्छे से कर लो। जैसे दिल्ली के जो एजुकेशन मिनिस्टर है, ओके, तो वो मतलब स्कूल्स में राउंड पे रहते हैं चेक करने के लिए कि एजुकेशन में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। तो अच्छी बात है, एजुकेशन ही जो है एक आधार होता है एक बच्चे का, उसके घर का, ओके, उसके पेरेंट्स के लिए। ओके, तो वहाँ पर अगर एजुकेशन अच्छी मिलती है तो उसको जितने भी एफर्ट्स लगा के हम सही कर सके तो करनी चाहिए। तो वैसे ही एनवायरनमेंट भी जो है उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर भी अगर यहाँ पर जो नॉर्म्स बनाए जाते हैं इम्प्लीमेंट करना है तो उसी तरह से जो है इंस्पेक्शन करनी होगी। ओके, दिलचस्पी दिखानी होगी, क्योंकि सही हेल्थ है तभी जो है सही इकोनॉमी होगी, सही देश जो है एक हेल्दी देश जो है सामने आएगा। तो यही था आर्टिकल। तो चलिए नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो ये जो आर्टिकल है, अभी कल जो है बीजेपी ने बिहार में यहाँ पर एक अनाउंसमेंट की है कि बिहार स्टेट में जो है कोविड की जो वैक्सीन है वो फ्री में जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। तो यहाँ पर ऑथर जो है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, तो इसकी कंट्रोवर्सी भी अभी शुरू हो गई है बिहार में। तो क्या क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं कि ये जो भी प्रॉमिस किया गया है ये कुछ भी नहीं है, ओके, कुछ भी होने वाला नहीं है आने वाले समय में। उसके कुछ रीज़न बताए गए हैं कि क्यों ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात बोली गई है कि जो बिहार है, तो क्या बिहार को सबसे पहले सभी स्टेट से पहले जो है यहाँ पर वैक्सीन प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरा यहाँ पर बात की गई है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने जो एक प्रायोरिटी बनाई थी कि जब वैक्सीन लॉन्च होगी तो किस हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वहाँ पर प्रायोरिटी बनाई गई थी कि जो लोग सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हैं, जहाँ रिस्क एरियाज में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जहाँ पर मेडिकल ऑफिसर्स हैं या फिर हॉस्पिटल्स में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो इनको सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखा गया था उस लिस्ट में। और साथ ही साथ जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, जैसे हमारे पुलिस हैं, क्योंकि जिनका भी बहुत अहम योगदान रहा है कोविड-19 से निपटने के लिए लॉकडाउन के समय। तो यहाँ पर तो इस चीज़ को बोला गया कि इस जो प्रायोरिटी बनाएगी तो उसको तोड़ देंगे। तीसरा जो यहाँ पर बात की गई है कि जो वैक्सीन अगर उपलब्ध होती है तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जो जितनी भी वैक्सीनेशन है तो उसको सिर्फ एक ही स्टेट में जो है लगा देगी। तो यहाँ पर तीन बातें बोली गई हैं, तो तीनों एक तरह की प्रॉब्लम्स हैं। तो तीनों को अगर हम समझें तो ये पॉसिबल नहीं नज़र आ रहा है कि जो है बिहार में जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है जो कोविड-19 की वैक्सीनेशन है वो बांट दी जाएगी। तो यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनती है, क्योंकि पहले से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने हिसाब से तैयारी करके बैठी हुई है। ओके, तो यहाँ पर जो ये एक अनाउंसमेंट कर दी है इलेक्शन कैंपेन के टाइम, तो ये सिर्फ एक तरह का बोला गया है कि एक तरह का जुमला है। ओके, सिर्फ और सिर्फ जो है एक तरह का प्रॉमिस है वोटर्स को लुभाने के लिए कि जो है वोट जो है जो वोटर हैं वोट करें और जो है दोबारा से जो है सरकार उनकी बने।
ओके, तो यहाँ पर आगे बात बोली गई है कि जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर से अगर हम बात करें, ओके, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण। तो उन्होंने भी अनाउंसमेंट की कि वहाँ पर उन्होंने सजेशन दी कि जो बिहार में जो फ्री वैक्सीन का जो भी प्रोग्राम चलाया जाएगा वो एक सेंट्रल स्कीम होगी। ओके, साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि वो शी इज़ नॉट ए नेचुरल चॉइस। यहाँ पर बात की गई है निर्मला सीतारमण जी के बारे में। ओके, तो वो कोई नेचुरल चॉइस नहीं है एज नेशनल लीडर। ओके, उनको लोग जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड मानते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री का। ओके, सो जितनी ज़्यादा कोई कैंपेन करता जाएगा किसी पार्टी के लिए तो उतना ही जो है ना असल मुद्दों से जो वो पार्टी जो दूर होती जाएगी। तो यहाँ पर मेन मोटिव यही बात बोली गई है कि जो वादे कर दिए जाते हैं, ओके, तो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मोटिव यही होता है कि जो वोटर्स है ना उनको हम लुभा लें और जो है वोट पड़ जाए। एक बार सरकार बन गई फिर बाद में जो है ना वो बातें जब ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। बहुत जब भी इलेक्शंस होते हैं अलग अलग स्टेट्स में तो ऐसे वादे हर सभी को किए जाते हैं। ओके, तो इसका कोई ज़्यादा ऐसे वादों का फ़ायदा होता नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन किया गया कि ये ड्यूटी बनती है मीडिया की। ओके, अगर ऑपोजिशन आगे नहीं आ पा रहा तो ऑपोजिशन कैसे आ जाएगा? क्योंकि जो भी वो क्वेश्चन करते हैं वो क्वेश्चन वहाँ तक पहुँचते ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पर जो मीडिया है ना वो थोड़ा सा यहाँ पर गोलमाल कर जाता है बातों को। तो यहाँ पर मीडिया को पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया है कि आप क्वेश्चन करो। जब कोई भी पार्टी ऐसे वादे कर रही है तो खासतौर पे जैसे बीजेपी ने बोला है कि फ्री वैक्सीनेशन करेंगे, तो आप उनसे क्वेश्चन करो कि जो आप बिहार में वैक्सीन करेंगे, ठीक है, तो क्या फिर उससे जो है बाकी स्टेट्स के ऊपर फर्क पड़ेगा? और साथ ही साथ जो इल्यूजन आपने ये खड़ी की है, ओके, तो इसको आप दूर करो। ये बताओ कि अगर आपने ये वादा किया है नॉर्मल इलेक्शन अगर वादा है तो इसके ऊपर भी आप स्पष्टीकरण दो। तो उसके ऊपर भी ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। ओके, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर और बात बोली गई है कि सो नॉर्मल इंडीड दैट एटलीस्ट 2 more स्टेट गवर्नमेंट्स हैव अनाउंस्ड फ्री वैक्सीन फॉर देयर पीपल। ओके, सो ऐसे ही यहाँ पर बात बोली गई है कि जो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो यूनियन गवर्नमेंट जो है ना उसको फोकस करना है, ठीक है, एक लॉजिस्टिक जो है वो क्रिएट करे वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन की, उसकी स्टोरेज की। ओके, ताकि कि जितने भी स्टेट्स हैं वो वहाँ से वैक्सीन उठाएं और जिनको ज़रूरत है सबसे पहले उनको बांटें। ओके, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही स्टेट के ऊपर फोकस करने हैं, बाकी के स्टेट्स जो है वहाँ पर भी पॉपुलेशन है, अभी ज़रूरत जो है ना वैक्सीनेशन की सभी जगह है। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ जो है पोल इलेक्शन या पोल प्रोमिसेस के ऊपर ही हम इसको फोकस करके बात करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। तो लास्ट में यहाँ पर ये ऑथर बात कह रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, इलेक्शन कैंपेन एक अलग चीज़ है लेकिन लोगों की ज़िंदगियाँ जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि किसी पर्टिकुलर एक स्टेट के ऊपर हम फोकस कर दें सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए। ओके, तो अच्छी बात है, हमें वैक्सीनेशन देनी है, लेकिन ठीक है, लेकिन सभी को जो है ना प्रायोरिटी पे रखो। जो आपने प्रायोरिटी डिसाइड की है उसके हिसाब से चलो। देखो, एक साइड सेंट्रल गवर्नमेंट प्रायोरिटी डिसाइड कर ली, दूसरी साइड यहाँ पर अनाउंसमेंट्स हो रही हैं। ओके, तो कहने का मतलब एक साइड में काम कर रहे हैं कि हमने ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, दूसरी साइड कह रहे हैं कि हम इसको फ्री देंगे। ओके, तो प्रायोरिटी कहाँ गई? ओके, लेकिन ऐसा होता नहीं है। काम वैसे ही होता है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लानिंग की होती है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टाफ होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जैसे उसने रूल्स बनाए होते हैं वो पहले जो है बिहाफ पे जो है इम्प्लीमेंट होते हैं। बहुत रेयर केसेस होते हैं कि जो प्रोमिसेस ऐसे किए जाते हैं उनको फुलफिल कर दिया जाए। तो आगे जो आर्टिकल है यहाँ पर बात की गई है कि कैसे जो है हमारी एयर वेस्ट जो है ना वो अभी बढ़ने वाली है, फैलने वाली है। तो यहाँ पर कुछ नए मेजर्स यहाँ पर अपनाए गए हैं। तो यहाँ पर कैसे जो है हमारी जो एयरलाइन इंडस्ट्री है इसको और जो है इम्प्रूव किया जाए। तो यहाँ पर बात की गई है एयर स्पेस के बारे में, उसको कैसे जो है यूटिलाइज किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं इसके बारे में। चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में बात बोली है कि जो पैंडेमिक था उसकी वजह से बहुत ही इम्पैक्ट पड़ा है एविएशन के ऊपर पूरे वर्ल्ड में। साथ ही साथ अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर भी हम बात करने जा रहे हैं कि जो सबसे जो बिगेस्ट एंड रिलेटिवली लीस्ट नोन रिफॉर्म्स जो है ना वो जो है हम यहाँ ऑप्टिमम यूज़ जो है यहाँ पर करने जा रहे हैं नेशनल एयर स्पेस का। तो रिफॉर्म्स क्या है नेशनल एयर स्पेस के बारे में, तो इसको कैसे यूज़ करेंगे तो इसके बारे में अच्छे से जानकारी यहाँ पर दी है, कृपया ध्यान से सुने। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पर जो कि नोट करने वाले हैं, आप जो मेंस आंसर राइटिंग में जो है लिख सकते हैं। तो अगर इंडियन एयर स्पेस की बात करें तो ये 2.80 मिलियन स्क्वायर नॉटिकल माइल्स तक फैला हुआ है।
इसमें जो 1.74 मिलियन स्क्वायर नॉटिकल माइल्स हैं, ये ओशनिक एयर स्पेस है ओवर अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशियन। तो यहाँ पर जो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये जो है एयर नेविगेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है इस सभी इतने बड़े लार्जर एयर स्पेस के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर फ्लेक्सिबल यूज ऑफ एयर स्पेस जो है ना विल मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल यूजर्स टू मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल। तो यहाँ पर जो फ्लेक्सिबल यूज ऑफ एयर स्पेस मतलब कि ऐसा होता है कि पहले वेल डिफाइंड रूट्स होते हैं ओके एयर स्पेस के ऊपर, कि अगर कोई भी फ्लाइट उड़ रही है तो अगर दिल्ली से बॉम्बे जा रही है तो एक पर्टिकुलर रूट है। ओके, वो जरूरी नहीं कि बिल्कुल डायरेक्ट रूट होगा कि सीधे सीधे वहां पर उतर जाएंगे, अलग अलग तरह के रूट्स होते हैं। तो यहाँ पर जो है अभी इसको इसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाई जाएगी ओके, ता जो कि कम से कम समय में जो है जो अपने टारगेट तक पहुंचा जाए। तो यहाँ पर जो इंडियन एयरफोर्स है वो भी जो है थोड़ा पोर्शन अपना एयर स्पेस का छोड़ेगी सिविल यूज के लिए। ओके, जो सिविल एविएशन है उसके लिए। सो जो सिविलियन एयरक्राफ्ट है और जो इंडियन एयरफोर्स है आपस में जो है शेयर करके जो है अभी काम करेंगे, ता जो कि अच्छे से पैसेंजर को फैसिलिटी प्रोवाइड हो, साथ ही साथ कम समय में जो है अपने डेस्टिनेशन तक जो है फ्लाइट पहुंचे। तो यहाँ पर पहले जो यहाँ पर रूट्स फॉलो किए जाते थे, यहाँ पर जो है अभी क्या होगा, एयरक्राफ्ट वुड नाउ बी एबल टू सेव फ्यूल एज दे फ्लाई अलोंग द डायरेक्ट रूट बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो सीधे सीधे यहाँ पर रूट होगा दिल्ली से मुंबई, कोई घुमा फिरा के आने की जरूरत नहीं है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर काठमांडू से कोई फ्लाइट आ रही है मुंबई आ रही है ओके, तो यहाँ पर अलग अलग स्टेशन पे कई बार रुक के आती थी, जैसे काठमांडू से अमृतसर पहुंच गई, अमृतसर से फिर दिल्ली ओके, फिर दिल्ली से मुंबई, तो ऐसा होता था। तो यहाँ पर अभी डायरेक्ट होगा। तो यहाँ पर ऐसा होगा कि इससे क्या होगा, जो फ्यूल है वो कम लगेगा ओके, फ्यूल बचेगा, साथ ही साथ टाइम बचेगा ओके, और डिस्टेंस जो है ना वो कम हो जाएगा दो शहरों के बीच में। तो यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स होंगे उनको ज़्यादा फ्यूल कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़्यादा फ्यूल कैरी होगा मतलब पे लोड बढ़ता है फ्लाइट्स के ऊपर, तो उससे फिर नुकसान ही होता है, एवरेज कम हो जाती है ओके। सो नुकसान होता है ज़्यादा फ्यूल कैरी करने का। तो यहाँ पर मुंबई श्रीनगर सेक्टर की यहाँ पर पर्टिकुलर बात की गई है कि अगर इनकी बात करें तो यहाँ पर जो नया रूट बनाया गया है उससे जो है 13.9 मिनट्स जो है कम लगेंगे पहले के मुकाबले। तो यहाँ पर जो है एयरलाइन जो है यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 27 करोड़ जो है एनुअली बचा सकेगी इस रूट के ऊपर ही, सिर्फ और सिर्फ इस रूट के ऊपर ही बात की जा रही है कि 27 करोड़ तक एयरलाइन बचा सकती है। सॉरी, बातों बातों में यहाँ पर मैं एवरेज की बात कर गया, ऐसा कुछ नहीं होता है ओके। सो आगे यहाँ पर बात की गई है कि इस तरीके से जो कार्बन एमिशन है उसमें भी कमी आएगी और अराउंड 1.54 करोड़ किलोग्राम जो है इसमें जो है कमी आएगी कार्बन एमिशन की। तो साथ ही साथ तो जो नया बागडोगरा दिल्ली रूट है यहाँ पर जो है 11 करोड़ एनुअली बचाए जा सकते हैं। दिल्ली देहरादून का जो रूट है यहाँ पर 4 करोड़, जयपुर लखनऊ 15 करोड़, चंडीगढ़ दिल्ली 7 करोड़, दिल्ली श्रीनगर 21 करोड़, ये एनुअली जो है पैसे बचाए जा सकते हैं अगर डायरेक्ट रूट फॉलो करके चलते हैं तो ओके। सो द टोटल एनुअल सेविंग्स अज्यूमिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट पर आवर फॉर बोइंग 737 एंड एयरबस 320 एयरक्राफ्ट इज 2 लाख एन आवर, सो कैन बी एस्टिमेटेड 95 करोड़। तो ये सब खर्चा निकालकर भी जो है 95 करोड़ का जो है यहाँ पर सेविंग होगी एनुअली ओके। तो आगे यहाँ पर बात की गई है कि जो सिविल एविएशन सेक्टर है एक क्रिटिकल ड्राइवर है, इंडिकेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ का, और यहाँ पर एक इंटरनेशनल सिविल एविएशन की तरफ से एक स्टडी की गई है ओके। तो यहाँ पर जो स्टडी की गई है तो वहाँ पर बात की गई है कि जो आउटपुट मल्टीप्लायर है और जो एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर है सिविल एविएशन सेक्टर के लिए वो है 3.25 और 6.10। सो आउटपुट मल्टीप्लायर है 3.25 और जो एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर है वो है 6.10। तो ये क्या चीज़ है, तो देखिए, तो यहाँ पर बात की गई है, सपोज कीजिए कि अगर फॉर एवरी $100 ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड एंड एवरी 100 जॉब्स जनरेटेड बाय एयर ट्रांसपोर्ट एन एडिशनल डिमांड ऑफ अबाउट $325 and 610 jobs is generated in other sectors of the economy। तो इससे अगर आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है ओके, तो यहाँ पर अगर एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा जनरेट होती है एयर ट्रांसपोर्ट में, तो एडिशनली जो है ना और जो बाकी के सेक्टर्स हैं वहाँ पर भी डिमांड बढ़ जाएगी, जॉब्स बढ़ जाएंगी ओके। तो यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर नंबर लेकर ओके यहाँ पर जो है स्टडी की गई है अच्छे से समझाने के लिए। सो जो एयरपोर्ट का अभी एयर स्पेस का जो रैशनलाइजेशन होगा तो इससे आने वाले समय में जो एविएशन का इकोसिस्टम है उसको ही सिर्फ बेनिफिट नहीं मिलेगा, साथ ही साथ
एक मेजर बूस्ट जो है ना इंडियन इकोनॉमी को, वो भी मिलने जा रहा है जब हम एयर स्पेस का जो है रैशनलाइजेशन करेंगे, डायरेक्ट रूटिंग करेंगे, पैसा बचाएंगे, समय बचाएंगे, फ्यूल बचाएंगे, तो कार्बन एमिशन भी जो है वो कम होगा। तो देखो एक डिसीजन से कितने सारे जो है हम फायदे करके चल रहे हैं, तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने भी जो है कुछ सिग्निफिकेंट यहाँ पर मेजर्स यहाँ पर रखे हैं कि कैसे एविएशन सेक्टर को दोबारा से पटरी पर लेकर आना है और अच्छे से बूम पे लेके जाना है। तो यहाँ पर जो लीजिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस होती है एयरक्राफ्ट की जो है, वहाँ पर अच्छी और भी एक जो है कारण है कि अच्छी एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट हो सकती है इन सेक्टर्स में भी, और जो है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी जो है वो भी बढ़ सकती हैं आने वाले समय में। क्योंकि कोई भी एयरक्राफ्ट है, ठीक है, उसकी रिपेयर मेंटेनेंस सबसे ज़रूरी है। ओके, तो इसके लिए भी जो है एम्प्लॉयमेंट होगी तो अच्छी बात है। और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो कोशिश की जा रही है भारत सरकार की तरफ से कि आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है, इसके अंतर्गत जो है हमने कोशिशें करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो मेंटेनेंस है, रिपेयर है, ओवरहॉल है, ओके, एमआरओ जो इकोसिस्टम है उसको भी रैशनलाइज किया जाए। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर कोई एयरप्लेन आपको कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर ज़्यादातर क्या होता था कि इनके ऊपर भी प्रेशर रहता था कि रिपेयर के लिए इनके लिए टाइम ही नहीं बचता था। ओके, मतलब इतना प्रेशर होता था जब ये मेजर सिटीज़ में वर्क करते थे। तो कुछ गिनी चुनी ही एयरक्राफ्ट कंपनीज हैं इंडिया में। ओके, तो उसमें भी जो हमारी नेशनल कैरियर जिसको हम एयर इंडिया कहते हैं, तो उसमें भी अभी जो है एक तरह का ट्रस्ट जो है गिर रहा है लोगों के बीच में उसका, क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं। ओके, जैसे अगर सफ़र कर रहे हैं तो तब खिड़की निकल के आ जाती है। ओके, तो इस तरह से इंसिडेंट जो है ना वो डीमोरलाइज करते हैं पैसेंजर्स को, ट्रस्ट कम होता है। ओके, तो इन चीज़ों के ऊपर भी फोकस तभी किया जा सकता है जब रिपेयर और मेंटेनेंस अच्छी होगी। ओके, तो फिर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई ट्रस्ट के ऊपर जो है पॉइंट नहीं लगेगा। तो आगे बात की गई है कि अगर हम कन्वर्जेंस करते हैं डिफेंस सेक्टर और सिविल एमआरओज के बीच में, तो एक अच्छा बूम जो है हमारी इकोनॉमी को जो है मिलेगा आने वाले समय में। और साथ ही साथ जो मेंटेनेंस कॉस्ट है एयरलाइंस की, वो भी नीचे गिरेगी अगर जो मेजर इंजन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अगर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इंडिया में आकर। और साथ ही साथ जो है जो मार्केट है एयरक्राफ्ट कंपोनेंट रिपेयर्स की, एयर फ्रेम मेंटेनेंस की, वो भी जो है बढ़ने के आसार दिख रहे हैं आने वाले समय में 800 करोड़ से 2000 करोड़ तक। ओके, आने वाले 3 सालों में। तो अगर हम बात करें 2006 की अगर बात करें तो तब से जो है दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट को जो है प्राइवेटाइज कर दिया गया था, और तब से ही जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने 29,000 करोड़ जो है ना वो लिए हैं इन कंपनी से, जिन कंपनीज को भी ये ठेका दिया गया था, बेचा गया था। ओके, तो उनसे जो है 29,000 करोड़ रुपया कमाया है। यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं की है। ओके, तो जो वहाँ से पैसा आया था उसको फिर बाद में नए एयरपोर्ट्स बनाने के लिए जो था वहाँ पर लगाया गया। ओके, तो इसी इनिशिएटिव को जो है ना फॉरवर्ड करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी जो है 6 और एयरपोर्ट्स को यहाँ पर इस साल प्राइवेटाइज करने का प्रपोजल दिया है। कल भी हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था। ओके, तो 6 एयरपोर्ट्स जो है उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। ओके, कुछ एयरपोर्ट्स पहले ही जो थे प्राइवेट थे। ओके, जो कि अडानी को दिए गए थे यहाँ पर प्राइवेट करने के लिए, दोबारा से अब उसकी बोली लगेगी, और ये आस यही लगाई जा रही है कि दोबारा जब इसकी बोली होगी, बिडिंग होगी, दोबारा से यही 6 के 6 एयरपोर्ट जो है अडानी के पास चले जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मार्क भी उठाया गया था। ओके, तो हमने इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस किया था कल के आर्टिकल में। अगर आपने इसके बारे में डिटेल में समझना है तो जो कल का डेट का जो एडिटोरियल एनालिसिस है कृपया उसको आप देखें, सुने। ओके, तो आगे बात करते हैं। तो इन सब चीज़ों से अगर प्राइवेटाइज करते हैं तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो है ना 13,000 करोड़ की वो एक्सपेक्टेड है कि आएगी एयरपोर्ट सेक्टर में अंडर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। सो अभी एक रिसेंट डिसीजन में क्या किया गया है कि एयरक्राफ्ट तो जो हेलीकॉप्टर है इनको जो है एज ए फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो है इनको मान लिया गया है, इसकी नोटिफिकेशन जारी की गई है। तो ये किया गया है इंडियाज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर की ओर से, तो जो कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनटेक यहाँ पर स्थित है। ओके, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम गिफ्ट सिटी भी बोलते हैं। तो ये भी एक तरह का शॉर्ट है इस इंडस्ट्री के लिए। ओके, जो कि इस इंडस्ट्री को बूम पे लेकर जाएगा। तो होता क्या है इसमें, तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को एज ए फाइनेंशियल प्रोडक्ट मानने के लिए चेंजेस किए गए हैं किसमें, गुजरात स्टैंप अमेंडमेंट एक्ट इन 2016। ओके, तो इससे क्या आएगा, सपोर्ट मिलेगी एयरक्राफ्ट लीजिंग की, मतलब कि आप एयरक्राफ्ट जो है लीज पर लेकर जा सकते हैं, उसको आप यूज़ कीजिए और लीजिंग की जो मनी आप देते रहिए। ओके, जब तक आपने लीज साइन किया है। ओके, सो लीज चाहे 5 साल का है 9 साल का है, तो तब तक आपको पैसे देते रहना है। ओके, और आप जो है एयरक्राफ्ट जो है यूज़ करते रहेंगे। तो वो एयरक्राफ्ट कोई
एयरलाइन इंडस्ट्री यूज़ कर सकती है, ओके, गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है, कोई भी यूज़ कर सकता है। ओके, अगर किसी प्राइवेट होल्डर जो चाहता है कि मैं एयरक्राफ्ट रखना चाहता हूँ तो पैसे दे लीज के, तो और उसको भी वो भी जो है यूज़ कर सकता है लाइसेंस लेके। तो यहाँ पर क्या किया गया है, जो ऑन शोरिंग एयरक्राफ्ट लीजिंग है, फाइनेंसिंग, इसके ऊपर यहाँ पर जो है जोर दिया गया है कि इसके ऊपर फोकस करो, इसको डेवलप करो। ओके, तो एक प्रॉफिटेबल सेगमेंट हो सकता है आने वाले समय में एविएशन वैल्यू चेन में। और साथ ही साथ यहाँ पर 1000 एयरक्राफ्ट का जो है ऑर्डर प्लेस किया गया है इसी जो स्कीम को यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए, ऑन शोरिंग एयरक्राफ्ट लीजिंग और फाइनेंसिंग को सपोर्ट करने के लिए। तो साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बात बोली गई है कि ये 3rd लार्जेस्ट ऑर्डर बुक है पूरे वर्ल्ड में आफ्टर यूएस एंड चाइना। और आर्टिकल के अंत पे ये बात बोली गई, जितने भी स्टेप्स यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लिए गए हैं, जैसे एयर स्पेस को रैशनलाइज करना, ओके, पिचिंग इंडिया एज ए हब फॉर एमआरओज, मतलब मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल के लिए यहाँ पर इंडिया को हब बनाना कि यहाँ पर ही आके लोग जो है इसकी जहाज़ों की मेंटेनेंस करवाएं। और साथ ही साथ लीजिंग पर देना एयरक्राफ्ट को, ये भी जो है अट्रैक्टिव जो है प्राइवेट पार्टिसिपेशन जो है एयरपोर्ट्स में आने वाले समय में जो है काम करेगी बढ़ोतरी का। ओके, साथ ही साथ इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे आने वाले समय में जो सरकार ने मेजर्स रखे हैं एविएशन इकोसिस्टम को सही करने के लिए वो तो सही होंगे, और साथ ही साथ जो सॉलिड स्टेप्स जो है गवर्नमेंट ने चले हैं टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। ओके, तो यहाँ पर 4 चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया है, रैशनलाइजिंग एयर स्पेस, पिचिंग इंडिया एज ए हब फॉर एमआरओज, लीजिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, और चौथी चीज़ है कि अट्रैक्टिव प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन एयरपोर्ट्स। ओके, तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन एयरपोर्ट्स मतलब जैसे एयरपोर्ट्स प्राइवेटाइज कर दिए ऐसा, तो वहाँ से जो पैसा आता है उसको भी सरकार जो है यूटिलाइज कर रही है, आगे आने वाले समय में और प्राइवेटाइज करेगी, उसको पैसे की और यूटिलाइज करेगी। तो ये था पूरा आर्टिकल। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो, तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको डिस्कशन कैसी लगी है। सो आज के लिए इतना ही है। ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका डिस्कशन सुनने के लिए।